वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 301 के लेक्चर नंबर 11 से लेकर 20 तक करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और मिड टर्म एग्जाम्स के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। सो कम्युनिकेशन बैरियर्स जो होते हैं उनको किस तरीके से मुकाबला किया जाए। सो ओवरकम करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि रिकग्नाइज किया जाए जो मोस्ट कॉमन जो कम्युनिकेशन एरर्स बैरियर्स है उनको रिकग्नाइज किया जाए कि वो कौन कौन से हैं, और फिर अंडरस्टैंड किया जाए उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कम्युनिकेशन के ऊपर। सो ब्रॉडली क्लासीफाई करना बैरियर्स को। सो 3 काइंड्स हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स के, जो कि सेंडर मैसेज है, इसके अलावा फिजिकल और लिसनर रिसीवर है। लिसनर बैरियर्स की हम बात करते हैं, वो बैरियर्स होते हैं कि रिलेट करते हैं लिसनर के माइंडसेट के साथ, जो उसका माइंडसेट है। और टिपिकल माइंडसेट जो लिसनर का उसमें जो है वो शामिल नहीं होता, अटेंशन पे करना या फिर डे ड्रीमिंग वगैरह। सो जो एग्जांपल है लिसनर बैरियर्स की, इसमें शामिल है कि लिसनर जो है वो कंक्लूजन पे पहुंच जाए फ़ौरन ही। एक तो ये बात की कंक्लूजन पे पहुंच जाए, और लिसनर जो है उसका रुझान हो देखने के ऊपर और सुनने के ऊपर, जो देखना और सुनना चाहिए, यानी कि अपनी मर्जी से जो वो चाहे, ताकि ये कि जो बात की जा रही है उस पर ध्यान देने के बजाय। सो इसका मतलब यही है कि लिसनर जो है वो एग्री करते हैं अपने खुद के जो प्री कंसीव्ड आइडियाज है उसके मुताबिक वो एग्री करेंगे, दूसरे के व्यू पॉइंट के बजाय। सेंडर मैसेज बैरियर्स की बात करते हैं। ये बैरियर जो होता है जनरली रिलेट करते हैं स्टाइल के साथ और जो कंटेंट होता है कम्युनिकेशन का। सो एग्जांपल जो है वो ये कि सेंडर ने जो है वो डिसाइड नहीं किया या स्पेसिफाइड नहीं किया प्रिसाइसली कि क्या लिसनर रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है, और सेंडर इनकरेक्टली एज्यूम करता है कि लिसनर का एडिकेट नॉलेज अंडरस्टैंड करने के लिए मैसेज को। सो ये इस तरह से बैरियर जो है वो है। और उसके बाद फिर ये कि फिजिकल बैरियर्स, अब अगर हम इसकी बात करें, ये बैरियर यूजुअली रिलेट करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर से, जो कि अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। और सेंडर या रिसीवर जो होता है कम्युनिकेशन में, उनके रिलेशन में ये बैरियर्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं और ये ओरिजिनेट नहीं होते हैं सेंडर या रिसीवर की तरफ से। कॉमन एग्जाम्पल है कि नॉइस जो है बनाती है हेयरिंग को डिफ़िकल्ट, और लिसनिंग जो है वो बनाती है लिसनर जो है वो हेयरिंग उसकी सॉरी लिसनर की हेयरिंग का लॉस होना। और बैरियर्स जो कि स्टॉप करते हैं आपको कम्युनिकेट करने से लोगों के साथ आपके आसपास, पहला ये होता है कि फेयर होना, एक्सपोज होने का, आपकी फीलिंग्स या फिर जो वीकनेस है उसका डर होता है कि आपकी जो फीलिंग्स है या वीकनेसेस है वो सामने आ जाएगी। उसके बाद ये कि ये भी डर होता है कि दूसरों को ज़ाहिर बात है नुकसान आप पहुंचाएंगे। कोई अगर बात आप ऐसी कर रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, आप सोचते हैं कि शायद इससे मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाऊंगा या हर्ट करूंगा। और उसके बाद ये कि फेयर ऑफ बीइंग रिजेक्ट, ये भी होता है कि डर होता है कि रिजेक्ट हो जाऊं मैं, या मुझे ब्लेम किया जाए या फिर कंडेम किया जाए। और इसके अलावा फेयर ऑफ नॉट रिसीविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये भी डर होता है कि अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलेगा। सो स्पीच की हम बात करते हैं। सो जो की रूल होता है अच्छी स्पीच को करने का, वो ये होता है कि जहन में रखा है कि ऑडियंस जो है वो केयर करती है ऐसी चीज़ों के बारे में जो डायरेक्टली उनको अफेक्ट करती है, और एक इफेक्टिव स्पीकर जो अंडरस्टैंड करता है नेचर जो ऑडियंस की, और अडॉप्ट करता है स्पीचेस जो है ऑडियंस के मुताबिक। सो जो वर्ड यूज़ करना, वर्ड ऑडियंस जो है एज एन एक्रोनेम आप जो है वो हासिल कर सकते हैं सर्वे जो है ऑडियंस एनालिसिस के लिए। सो अब इसमें हम जो है वो एक एक करके देखते हैं इस वर्ड के मुताबिक। ए को अगर हम देखें, जो इस ए के अंदर हम ऑडियंस को लेंगे, तो इसमें ये है कि हु आर दी मेंबर्स, मेंबर्स कौन है और कितने होंगे, इवेंट के ऊपर साइज क्या है मीटिंग का, और फॉर्मल या इनफॉर्मल मीटिंग। अंडरस्टैंडिंग यू, जो अंडरस्टैंडिंग के उनका जो है ऑडियंस की जो नॉलेज है टॉपिक के बारे में वो क्या है, और हाउ मच डज दी ऑडियंस नो, कितना जो है वो जानती है ऑडियंस टॉपिक के बारे में। और डी से डेमोग्राफिक है, जो कि पॉपुलेशन वाली चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर एज आ जाती है ऑडियंस की, उनके एजुकेशन लेवल, उनका ऑक्यूपेशन, उनका जेंडर, उनका मैरिटल स्टेटस, उनका रिलीजन भी आ जाता है, उनके रेशियल एथनिक या कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि किस नस्ल से उनका ताल्लुक है या किस एक तरह से कौम से उनका ताल्लुक है। और इसके अलावा ग्रुप मेंबरशिप वगैरह। इसके अलावा हॉबीज़ आ जाती हैं उनकी, या इंटरेस्ट, फॉर्मल या इनफॉर्मल सेटिंग है, सीटिंग और विजिबिलिटी, टेम्परेचर और डिस्ट्रैक्शन भी आ जाते हैं। सो सेलेक्ट करने के लिए एक अच्छा टॉपिक फॉलो करें कुछ ये गाइडलाइन, जैसे कि एक टॉपिक जो है वो अपीलिंग होना चाहिए, दूसरे वर्ड में कहा जाए टॉपिक जो है खुद से जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और एक टॉपिक जो है इंटीग्रिंग होना चाहिए। इनकी टॉपिक बताया ऑडियंस को एनफ जो है आपके स्पीच के बारे में, और टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा भी ना बताए स्पीच के बारे में, जस्ट सिंपली जो है वो बताए सब्जेक्ट मैटर के, वो जो है
गुड आइडिया नहीं है टॉपिक के लिए। और टॉपिक जो है इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए स्पीच का, ऑल्दो कि ये जो एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है। टॉपिक जो है इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए स्पीच का। अच्छा, ये दोबारा लिखा हुआ है यहाँ पर। सो टॉपिक को जो है वैग ना होना चाहिए बल्कि क्लियर होना चाहिए। सो रूल जो है फाइंड करने के एक टॉपिक जो है स्पीच का। सो रियल लाइफ के अंदर आपके टॉपिक जो है डिटरमाइन होते हैं सिचुएशन से, या फिर आपका जो बॉस होता है। सो डिसाइडिंग करना टॉपिक के बारे में अर्ली जो है आपको देता है ज़्यादा टाइम कि आप प्रिपेयर करें, सोचें, और दोनों कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इसके बारे में कि जो आप कहना चाहते हैं। सो चूज़ करें एक टॉपिक को जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप बोर हो जाते हैं या फिर इंटरेस्टेड नहीं होता टॉपिक में, आपकी ऑडियंस जो है वो और भी ज़्यादा बोर होगी। जब आप बोर हो रहे हैं तो ऑडियंस और ज़्यादा होगी ना। इस वजह से नहीं टॉपिक कैसे, बल्कि आपकी जाहिर बात है जिस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हैं। सेलेक्ट करें टॉपिक जो आप जानते हैं और इजीली आप रिसर्च कर सकते हैं। सो सर्टेन रहें जब आप चूज़ करें एक टॉपिक को जो कि इजीली रिसर्चेबल है, इजी रिसर्च किया जा सकता है। सो रिसर्च करें अपने टॉपिक को। जैसे कि आप शुरू करते हैं अपना वर्क जो है इन्फॉर्मेशन स्पीच, इन्फॉर्मेटिव स्पीच के ऊपर आप फाइंड करते हैं कि आपको ज़रूरत होती है गैदर करने की एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो मोस्ट लाइकली तौर पर रिक्वायर करता है कि आप जो लोकेट करते हैं रिलेवेंट मटेरियल जो लाइब्रेरी में, और साइड करते हैं उन मटेरियल्स को अपनी स्पीच में। गैदरिंग मटेरियल्स की हम बात करते हैं तो ये डॉन्टिंग टास्क हो सकता है, और आप जो वो करना चाहते हैं कुछ रिसर्च इससे पहले कि चूज़ करें एक टॉपिक को। और जब आपके पास एक टॉपिक है, आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं फाइंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन। सो जर्नल पब्लिश आर्टिकल जो है रिटर्न लिखते हैं स्कॉलर्स और रिसर्चर। जर्नल जो है वो अक्सर पब्लिश करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस। और आर्टिकल जो है जर्नल के अंदर यूजुअली इसमें बिब्लियोग्राफिक्स भी शामिल होती हैं। सो मैगजीन्स जो है पब्लिश आर्टिकल जो होते हैं लिखे जाते हैं जनरल ऑडियंस के लिए। और आर्टिकल जो होते हैं मैगजीन्स के अंदर उसमें बहुत कम ही ऐसा होता है कि बिब्लियोग्राफीज होती हैं। न्यूज़पेपर जैसे कि जर्नल्स और मैगजीन, ये जो है टाइप हैं, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये टाइप है पीरियोडिकल्स की। और पीरियोडिकल इंडेक्सेस अलाउ करता है आपको कि फाइंड करें आर्टिकल न्यूज़पेपर में से। और एक सर्च जो है पीरियोडिकल इंडेक्स की वो नतीजा होती है साइटेशन में। साइटेशन जो है वो एक्चुअल आइडेंटिफाई करती है एक्चुअल आर्टिकल्स को। सो न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल जो होते हैं उसकी हम बात करें। सो जर्नल्स और मैगजीन यूजुअली प्रोवाइड करती है मोस्ट करंट इन्फॉर्मेशन जो एक टॉपिक के बारे में। और जर्नल आर्टिकल जो है वो ज़्यादा स्कॉलरली और प्रोफेशनल होते हैं, जबकि मैगजीन आर्टिकल जो है वो शॉर्टर भी होते हैं, ज़्यादा जनरल भी होते हैं। और बुक्स की हम बात करें तो बुक्स जो है प्रोवाइड करती है ब्रॉडर ओवरव्यू जो एक टॉपिक का या फिर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन का। साइटेशन की बात करें तो एक रेफरेंस होता है सोर्स का जो कि यूज़ होता है आर्टिकल में, हिस्से में, बुक में। और पीरियोडिकल इंडेक्सेस की बात करें जो कि कहलाए जाते हैं रिसर्च डेटा बेसिस भी अलाउ करते हैं आपको फाइंड करना आर्टिकल जर्नल से, मैगजीन से। और एक सर्च होती है पीरियोडिकल इंडेक्स की जो कि नतीजा होती है साइटेशन में। इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस की बात करें सो ये जो है अवेलेबल होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए या फिर CD-ROM और जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं। अब है रेफरेंस लाइब्रेरीज। वर्चुअली हर लाइब्रेरी के अंदर जो है वो लाइब्रेरियन होता है जो कि डेजिग्नेटेड होता है एज अ रेफरेंस लाइब्रेरियन। सो उसके बाद ये कि कीप ऑर्गेनाइज नोट्स। सो रखें अपने नोट्स को एक ऑनलाइन आउटलाइन फॉर्म में या फिर कोई भी ऐसी फॉर्म में जो कि आप इजीली जो है वो फाइंड कर सकें बाद में। प्लान करें अपने टाइम को रिसर्च के लिए। ज़्यादातर टॉपिक के लिए आप जो है वो यू कुड गो एंड ऑन। सो आप रिसर्च जो है राइट अप हो जब तक अंटिल द मूवमेंट, एक ऐसी मूवमेंट तक जब तक आपने स्पीच देनी है। उसके बाद ये कि स्टे ऑर्गेनाइज एंड बिल्ड योर नोट फाइल्स। सो एक जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इस ऑर्गेनाइज रहने की वो ये कि आप जो फाइंड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन क्विकली जब आप लिख रहे हैं। ऑर्गेनाइज करें और बिल्ड करें नोट फाइल्स को। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है कि थीसिस स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है सेंटेंस फॉर्म के अंदर। ये कंप्लीट थॉट होती है, ये क्वेश्चन नहीं होता, ये सिंपल सेंटेंस होता है जो कि बनाता है स्टेटमेंट जो है या फिर एक्सप्रेस करता है एक एटीट्यूड, ओपिनियन, कंडीशन, पोजीशन या फीलिंग जो सब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल के टॉपिक जो है वो फास्ट फूड है तो उसकी जो थीसिस होगी वो क्या होगी कि फास्ट फूड आर ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर हार्ट पेशेंट्स। टॉपिक अगर फास्ट फूड है तो थीसिस जो होगा इसके ऊपर थीसिस होगी कि फास्ट फूड आर ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर हार्ट पेशेंट। सो पर्पस जो है थीसिस का, सो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो फोकस होता है स्पीच का, लेक्चर का, कन्वर्सेशन का, डिस्कशन का। ये जो मेन आइडिया या पर्पस होता है पूरे के पूरे मैसेज का, जिसको सिंगल सेंटेंस में जो है वो लिखा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम टॉप एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा एक और, तो टॉपिक अगर इन्फ्लेशन है थीसिस के अंदर ये कि इन्फ्लेशन हैज सीरियसली अफेक्टेड द हाउसिंग मार्केट। सो ये जो है इसका थीसिस है।
अप्रोप्राइटनेस ऑफ थीसिस की बात करें, थीसिस जो है वो ना सिर्फ जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, ये अप्रोप्राइट भी होना चाहिए ऑडियंस के लिए। फॉर्मुलेट करना एक थीसिस जो कि आप इंटरेस्टेड हैं और वेल इन्फॉर्म होना उसके बारे में, ये भी जो है ऑल्सो वन डेट विल इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट होगा और इन्फॉर्म करेगा ऑडियंस को। और क्या थीसिस जो है न्यू और इंटरेस्टिंग होगी उनके लिए, और क्या आप जो है वो इन्फॉर्म करने वाले ऑडियंस को ऐसी चीज़ के बारे में जो आप ऑलरेडी जानते हैं। स्कोप ऑफ थीसिस की बात करें सो नेक्स्ट अगला क्या है कि खुद से पूछें कि थीसिस क्या वेल डिज़ाइन है, और आपको जो है वो कंसिडर करना चाहिए स्कोप जो है थीसिस सेंटेंस का, और क्या आपने लिमिट किया है थीसिस को एडुकेटली तौर पे, और क्या आपके पास जो टाइम और इन्फॉर्मेशन है नेसेसरी जो कि ज़रूरत है डिस्कस करने के लिए थीसिस जो आपने डिज़ाइन की है। उसके बाद ये कि कंक्रीटनेस ऑफ थीसिस, बिसाइड के लिमिटेड होना स्कोप के अंदर, एक थीसिस के अंदर लाजमी तौर पे जो है वो होना चाहिए कंक्रीट जो है उसकी वर्डिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल ये कि प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री इज़ नॉट गुड, अब ये जो है ये वेल डिज़ाइन नहीं है और इस थीसिस को ज़रूरत है कंक्रीट होने की। गुड जो है वो वैग टर्म है, वैग से मुराद ये कि क्लियर नहीं है, सो इसको डेफिनेशन की ज़रूरत है। सो एक ज़्यादा इफेक्टिव थीसिस जो होगी ऑडियंस के लिए वो ये होगी, प्रिवेंटिव डेंसिटी इज एन इफेक्टिव मीन ऑफ कंट्रोलिंग टूथ डिके। सो अब ये स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहा है कि क्यों जो है प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है ना कि ये इफेक्टिव मीन है किसका, कंट्रोल करने का टूथ डिके को। जबकि यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिवेंटिव डेंसिटी इज गुड, सिर्फ गुड लिखा हुआ है, इतना क्लियर नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो है एक इफेक्टिव मीन है कंट्रोल करने का टूथ डिके को। सो जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हो उतना ज़्यादा बेटर है। अब डेवलपमेंट ऑफ द थीसिस की हम बात करें, जब आपने फॉर्मुलेट कर लिया थीसिस स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अपने मेन पॉइंट्स को बताना। सो आपके पॉइंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, क्लियर हो, लॉजिकल हो, इक्वल हो, वैल्यू में डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए, सेंट्रल होने चाहिए इशू के मुताबिक। सो क्लैरिटी की बात करें तो इम्पॉर्टेंट होता है कि रखा जाए अपने रीजंस को क्लियर रखा जाए ऑडियंस के लिए। लॉजिकल से मुराद ये कि क्या आपके रीजंस लॉजिकल हैं, और इक्वल इन वैल्यू की बात करें तो मेन पॉइंट जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए। डिस्टिंक्ट की बात करें कि आपके पॉइंट जो है वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं एक दूसरे से, ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार जो है वो सेम पॉइंट को बताए जा रहे हैं या फिर ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट्स के साथ। सेंट्रल टू द इशू की बात करें सो विद इन दी विल द मेन पॉइंट, क्या मेन पॉइंट जो है वो आंसर करेंगे सेंट्रल क्वेश्चन के ऑडियंस के लिए। आपका इंट्रोडक्शन के अंदर 4 पर्पसेस होने चाहिए। पहला ये कि गेटिंग द ऑडियंस अटेंशन, ऑडियंस अटेंशन को हासिल करना। उसके बाद ये कि इंट्रोड्यूसिंग योर थीसिस, सेकंड जो पर्पस है वो क्या है कि इंडिकेट करना ऑडियंस को कि व्हाट दी सब्जेक्ट ऑफ स्पीच इज़, क्या है सब्जेक्ट जो है आपकी स्पीच का। और अडॉप्टिंग टू द ऑडियंस का मतलब ये कि है आपकी जो अटेंशन गेटिंग डिवाइस है वो क्लियर और मेमोरेबल होनी चाहिए, और आपकी थीसिस जो है वो क्लियरली डिज़ाइन हो, प्रोप्राइटरी लिमिटेड और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट विद द ऑडियंस, और इंट्रोडक्शन के अंदर ऑडियंस के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो देखें और सुने आपको पहली बार। अब है द बॉडी। सो इससे पहले कि आप सेलेक्ट करें स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न जो है वो बॉडी के लिए अपनी स्पीच के, आप जो है शुरू कर सकते हैं ऑर्गेनाइज करते हुए अपनी स्पीच, आउटलाइन करते हुए आपकी इन्फॉर्मेशन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो ये मेथड होता है अरेंज करने का आपके सब्जेक्ट के मेन पॉइंट को एक टाइम सीक्वेंस के अंदर। टॉपिकल ऑर्डर की बात की जाए, मेथड होता है अरेंज करने का इन्फॉर्मेशन डिवाइड करते हुए उसको पार्ट्स के अंदर। लॉजिकल ऑर्डर की बात की जाए तो कई सारे टाइप्स हैं लॉजिकल ऑर्डर की, जिसके अंदर प्रॉब्लम सोल्यूशन है, कॉज इफेक्ट है, और डिडक्टिव और इंडक्टिव है। प्रॉब्लम सोल्यूशन मेथड की बात करें कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है यूज़ करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि परसुएट करें आपकी ऑडियंस को जो कि ये कि एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है जिसके लिए आपके पास एक सोल्यूशन है। कॉज और इफेक्ट पैटर्न की हम बात करते हैं। सो अब जैसे कि यहाँ पे कॉज बताया गया और इफेक्ट बताया जा रहा है। पहला कॉज ये कि पीपल आर पनिश, लोगों को पनिश किया जाता है फॉर असर्टिव बिहेवियर बाय सुपीरियर्स, असर्टिव बिहेवियर के लिए सुपीरियर्स की तरफ से। दूसरा ये कि पीपल्स हैव रोल्स मॉडल हु आर नॉन असर्टिव। सो लोगों के अक्सर रोल मॉडल होते हैं जो कि नॉन असर्टिव होते हैं। सो इफेक्ट जो है वो ये कि पीपल लर्न टू बी पैसिव, लोग जो है वो सीखते हैं पैसिव होना। और दूसरा ये इफेक्ट है कि पीपल लर्न टू बी एग्रेसिव, वो एग्रेसिव होना जो है वो सीखते हैं। सो कंक्लूजन की बात की जाए तो जो फाइनल स्टेप होता है स्पीच को टुगेदर करने में वो ये होता है कि कंक्लूजन डिज़ाइन किया जाए, यानी कि जो एक तरह से एंड वाला हिस्सा है वो
और कंक्लूजन जो है वो फोकस करे अटेंशन जो है थीसिस के ऊपर, और रखे ऑडियंस को अप्रोप्रिएट मूड में, और ऑडियंस को देख सेंस ऑफ कंप्लीशन जो है वो दे। मोड ऑफ डिलीवरी की हम बात करते हैं, 4 मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी है। पहला ये कि रीड करना मैन्युस्क्रिप्ट में से, सो ये जो है फॉर्मल टाइप ऑफ डिलीवरी कहलाई जाती है। ये जो है इफेक्टिव चॉइस होती है जब आपके पास जो बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल होता है वर्डिंग का आपकी स्पीच के। उसके बाद ये कि प्रेजेंटिंग फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से जो है अनलेस क्या आपके पास जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस है मेमोराइज करने की लॉन्ग पैसेज ऑफ टेक्स्ट, तो मेमोराइज मोड जो है वो हार्डेस्ट होता है, जाहिर बात है। और स्पीकिंग एक्सटेम्पोरेनेसली की हम बात करें, तो जब आप स्पीच करें आप लिटरली तौर पे जो है वो क्या करें, आप जो है वो कर रहे हैं वर्ड्स जो है अपनी स्पीच के, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं। उसके बाद ये कि इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, सो ये जो होती है लिटिल या फिर नो टाइम जब हो प्रिपरेशन के लिए, यानी कि बहुत कम या फिर बिल्कुल भी टाइम ना हो प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद ये कि स्ट्रेटजीज जो है इफेक्टिव ऑरल डिलीवरी के लिए, इसमें वर्बल क्यूज है। सो वॉइस कम्युनिकेट करती है ग्रेट डील मोर देन द वर्ड्स ऑलोन, यानी कि वर्ड्स के सिर्फ मुकाबले में जो वॉइस की अगर हम बात करें। सो प्रेजेंटर की वॉइस भी पावरफुल टूल है। और इसके अलावा पिच की बात करें, इससे मुराद ये कि हाईनेस या फिर लोनेस होना साउंड का। वॉल्यूम की बात करें, लिसनर जो वो चाहते हैं क्लियरली सुनना स्पीकर की तरफ से। और रेट की हम बात करें तो एवरेज रेट जो है स्पीच का वो होता है 140 वर्ड्स पर आवर। और टोन की बात करें, जो टोन है क्वालिटी की वो कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर पिच भी आ जाती है, स्ट्रेंथ और करेक्टर भी आ जाते हैं। स्पीच पैटर्न की बात करें तो इससे मुराद कोई भी वोकल ट्रेड है जो कि हैबिचुअल है। इन्फ्लेक्शन की हम बात करते हैं तो प्रॉपर इन्फ्लेक्शन जो क्या है, प्रैक्टिस करना अल्टरिंग करने की टोन की, और जो पिच ऑफ वॉइस है ताकि मोर क्लियरली एक्सप्रेस किया जाए और मैग्नीफाई किया जाए मीनिंग को। आर्टिकुलेशन की बात करें, ये स्किल है स्पीकिंग का डिस्टिंक्ट सिलेबल्स के अंदर। फिलर्स की बात करते हैं, सो जो एक डिस्ट्रैक्टिंग पैटर्न होता है स्पीच का, वो यूज़ होता है फिलर का। अननेसेसरी वर्ड्स या फिर फ्रेजेस जो कि रिपीटली तौर पर इंटरजेक्ट किया जाता है मैसेज में। उसके अलावा पॉजेज होते हैं, पॉजेज जो होते हैं, सो जो पॉजेज होते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर उनका जो है वो कुछ इफेक्ट होता है। अब एक बार जो है वो क्या किया है, सॉफ्ट ड्रिंक को एडवर्टाइज किया गया इस स्लोगन के साथ कि पॉज डेट रिफ्रेशेस, पॉज जो कि रिफ्रेश करता है। सो पॉज जो प्रेजेंटेशन में इनका भी जो है वो सेम इफेक्ट हो सकता है, जबकि प्रेजेंटर जो है वो जाहिर बात है स्पीक कर रहा है और ऑडियंस जो है वो लिसनिंग कर रही है। और जब मोमेंट ऑफ साइलेंस होती है तो उसमें क्या होता है कि उससे लिसनर के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसको डाइजेस्ट करें, जो कुछ उन्होंने सुना है, जो कुछ पहले वो सुन चुके हैं उसको अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट कर सकें। अब एसेंटेड स्पीच की हम बात करें तो हर स्पीकर का एक एक्सेंट होता है, एक्सेंट होता है, हर ह्यूमंस का अपना एक्सेंट होता है, जाहिर बात है। एक तरफ तो ये कि किसी लैंग्वेज के बोलने वालों का एक्सेंट होता है, इंग्लिश में जाहिर बात है जो ब्रिटिशर्स हैं उनका अलग एक्सेंट है और अमेरिकन का अलग है, लेकिन साथ में हर ह्यूमन का भी अपना एक जाहिर बात है होता है। सो कैसे प्रोनाउंस किया जाए, एक्सेंट साउंड जो है डिपेंड करता है कि कितना जो है वो प्रेजेंटर स्पीच जो है वो वेरी करती है लिसनर से। और कुछ एक्सेंट जो है जाहिर बात है ऐसे होते हैं उनको सुनने में बहुत मज़ा आता है। विजुअल की उसकी बात करें तो लोग जो होते हैं ऑडियंस में वो व्यूअर्स होते हैं और इसी के साथ साथ लिसनर भी होते हैं, वो देखते हैं स्पीकर को इससे पहले कि वो वर्ड सुने। तो जाहिर बात है लिसनर जो स्पीकर है उसके वो इससे पहले कुछ बोले उसको देख लेते हैं लोग। सो वर्बल क्यूज़ के साथ विजुअल क्यूज़ भी जो है वो मीनिंग कन्वे करते हैं और अटेंशन होती है ऑडियंस के रिस्पॉन्स में, और इससे ऑडियंस के परसेप्शन को भी शेप दिया जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो एक प्रेजेंटर जो है वो देखता है एक्सप्रेशन के ऊपर, लोगों के फेसेस के ऊपर। आई कांटेक्ट की बात करें तो आई कांटेक्ट करना लोगों के साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सिग्नल जाता है एक कनेक्टिविटी का। और जेस्चर्स की हम बात करें तो इशारे जो है जाहिर बात है इसका इस्तेमाल करते हुए भी जो है वो इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। मूवमेंट की बात करें तो जो इन्फ्लुएंस है टेलीविज़न का, उसने कस्टम किया है लोगों को कि वो देखें विजुअल इमेजेस एक्शन के अंदर, और प्रेजेंटर जो है वो एक तरह का विजुअल इमेज है। और हेड मूवमेंट की हम बात करें तो जो स्पीकर का हेड है वो मूव होना चाहिए, कैसे इस तरीके से जो कि रीइंफोर्स करे मीनिंग जो है स्पीकर कन्वे करना चाहता है, कुछ इस तरीके से मूव करे कि वो जिस बात को कहना चाहे वही बात लोगों की समझ में भी आए। सो नॉडिंग करना हेड अप और डाउन कम्युनिकेट करता है एफर्मेशन, जबकि शेकिंग करना हेड को साइड टू साइड ये डिसएग्रीमेंट को शो करता है। बॉडी मूवमेंट की बात करें, एक स्पीकर की बॉडी जारी बात है मूव होना चाहिए, बॉडी मूवमेंट से भी
जाहिर बात है पता चलता है कि स्पीकर क्या जो है वो मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये एनर्जी भी ऐड करता है। और पोस्चर की बात करें तो मोस्ट बिकमिंग पोस्चर जो है वो अपराइट है, और शोल्डर का बैक और स्क्वाड, इसके अलावा हेड हेल्ड अप होना। और अटायर की हम बात करें तो कुछ चीज़ें जो होती है प्रेजेंटर के बारे में वो इसी तरह विजिबल है जैसे कि अटायर है, और ये जो है फर्स्ट और मोस्ट विजिबल चीज़ होती है जो कि ऑडियंस देखती है, और एक ऐसी चीज़ जो वो देखते हैं थ्रू आउट दी प्रेजेंटेशन। उसका लिए कि अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स को अवॉइड कर दिया जाए जो कि डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो जाहिर बात है बिजनेस प्रेजेंटेशन के प्लेटफॉर्म से बिलोंग नहीं करते, उनको नहीं होना चाहिए बिजनेस प्रेजेंटेशन में। ऐसे बिहेवियर होते हैं जैसे कि नेवर च्यू गम इन अ बिजनेस प्रेजेंटेशन। अब च्यू गम खाए कोई, बबल खाए, आप सोचेंगे कितना इनअप्रोप्राइट लगेगा कोई प्रेजेंटर जो है वो बिजनेस प्रेजेंटेशन दे और इस तरह से हो। और इसके अलावा स्मोकिंग ना की जाए, बिजनेस प्रेजेंटेशन में कभी भी स्मोकिंग ना की जाए। सो मेकिंग अ गुड स्पीच, एक अच्छी स्पीच किस तरीके से बनाई जाए, अपनी ऑडियंस को जहन में रखें कि आपकी ऑडियंस कौन है। उसमें उनकी एज भी सोच सकते हैं आप, उनका जेंडर भी सोच सकते हैं, और इसके अलावा उनका रिलीजन भी आप सोच सकते हैं, और उनका एथनिसिटी, उनका बैकग्राउंड सोचें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो कौन से एरिया में रहते हैं। सो ये तमाम चीज़ें उसमें सोची जाएगी। और इसके अलावा स्पीक स्लोली हो, विग्रसली और एंथुजियास्टिकली हो, जेस्चर्स का यूज़ किया जाए, आई कांटेक्ट किया जाए, और रिहर्स किया जाए अपनी प्रेजेंटेशन को जब तक आप कंफर्टेबल ना हो। और अगर पॉसिबल हो अपनी स्पीच को खुद सुने, ये देखें कि आपने जो है वो खुद क्या कहा है। और इसके अलावा ओवरकम करें स्टेज फ्राइट, क्योंकि जाहिर बात है स्टेज पे आना और स्पीच देना कोई इतना आसान काम नहीं होता, स्पेशली बिगनिंग में। सो हर कोई जो है एक्सपीरियंस करता है स्टेज फ्राइट जो है, स्पीच एंजाइटी भी, और जो फेयर है ऑडियंस का। लोग ये सोचते हैं कि जाहिर बात है अगर मिस्टेक हो गई तो फिर ऑडियंस क्या सोचेगी। नो द रूम्स, यानी कि फेमिलियर रहें जहाँ पे आप स्पीक करेंगे, बोलेंगे। अपनी ऑडियंस को जाने, अपने मटेरियल को जाने, प्रैक्टिस करें, स्पीच को रिवाइज करें अगर ज़रूरी है। रिलैक्स रहें, जाहिर बात है ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो टेंशन में आ जाएं। विजुलाइज करें अपने आप को स्पीच देते हुए, इमेजिन करें खुद को बोलते हुए। नर्वसनेस को पॉजिटिव एनर्जी में टर्न करें, एक्सपीरियंस हासिल करें। एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस होता है, प्रैक्टिस करेंगे जितने ज़्यादा स्टेज पे जाएं। टाइप ऑफ स्पीच की बात करें, इन्फॉर्मेटिव स्पीच होती है जो कि ऑफर करती है आपको एक अपॉर्चुनिटी के प्रैक्टिस करें रिसर्चिंग, राइटिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्पीकिंग स्किल। टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव स्पीच की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट, प्रोसेसेस कॉन्सेप्ट और इवेंट्स और कॉन्सेप्ट आए थे। अब इन्फॉर्मेटिव स्पीच जो होती है ऑब्जेक्ट के बारे में, सो जो स्पीच होती है ऑब्जेक्ट के बारे में फोकस करती है चीज़ों के ऊपर जो कि एग्जिस्ट करी वर्ल्ड में, और ऑब्जेक्ट में शामिल हैं दूसरी चीज़ें, लोग, जगह, एनिमल्स और प्रोडक्ट। इन्फॉर्मेटिव स्पीच जो है प्रोसेसेस के बारे में, सो स्पीचेस जो होती है प्रोसेसेस के बारे में फोकस करती है, पैटर्न ऑफ एक्शन के ऊपर। और जो इवेंट्स के बारे में है, सो स्पीचेस जो होती हैं इवेंट के बारे में फोकस होता है चीज़ों के ऊपर जो कि हो चुकी हैं और हो रही हैं या होंगी। और इन्फॉर्मेशन स्पीच जो कॉन्सेप्ट के बारे में है, सो फोकस होता है बिलीव्स के ऊपर, यानी कि अकाइद जो होते हैं, आइडियाज़ और थ्योरीज। और पर्सुएसिव स्पीच की बात करें, एक स्पीच जिसको डिज़ाइन किया जाता है चेंज करने के लिए या रीइंफोर्स करने के लिए ऑडियंस के बिलीव्स को या फिर एक्शंस को, उनके जो भी अकायद हैं या जो उनके एक्शंस हैं। सेरेमोनियल स्पीच होती हैं जो ऐसी स्पीच जैसे कि ट्राइब्यूट्स देना, एक्सेप्टेंस होना, इंस्पिरेशन होना आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, और मास्टर ऑफ सेरेमनीज वगैरह। एक प्रेजेंटर जो वो प्रिपेयर कर सकता है इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज फॉलो करते हुए 4 स्टेप। पहला ये कि एंटिसिपेट करना, आंसरिंग करना, रिवाइज करना, रिहर्स करना। एंटिसिपेटिंग की बात करें सो क्वेश्चन एंड कमेंट जो होती है जो कि एक ऑडियंस जो मुमकिन तौर पर रेस कर सकती है, मुमकिन तौर पर रेस करे, उसको एंटिसिपेट किया जा सकता है। किस तरीके से हम एंटिसिपेट करेंगे, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस देखेंगे, पहले जो कुछ हो चुका है उसको देखेंगे, कॉमन कंसर्न को देखेंगे, प्लानिंग करेंगे, इनपुट लेंगे एसोसिएट से। आंसरिंग की बात करें सो राइट आउट करें आंसर के, एंटिसिपेट कर सकें क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव। एंटिसिपेटिंग ऑडियंस फीडबैक जो है फ्री तौर पे प्रिपेयर नहीं करता एक प्रेजेंट को कि वो रिस्पॉन्ड दे सके स्किलफुली। एक प्रेजेंटर को लाजमी तौर पर डिटरमाइन करना होता है कैसे हर क्वेश्चन या फिर कमेंट जो है वो आंसर की जाएगी। रिवाइजिंग की बात करें सो रिवाइज करें कंटेंट जो है प्रेजेंटेशन का। और रिहर्सिंग की बात करें सो रिहर्सिंग करें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।